हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउटनेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, नया अध्याय हम आरंभ करेंगे। एक बात देखते हैं, तो भाई चैप्टर रहेगा प्यारे नन्हे बेटे को। जी हाँ, तो अध्याय 11 प्यारे नन्हे बेटे को, और जिसके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। तो कवि विनोद कुमार शुक्ल की बेहतरीन रचना, ये देखते हैं, एक नजर डालते हैं कि पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले आता है कवि का जीवन परिचय। लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री, इनका आपको जीवन परिचय आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक जीवनी आती है। 100% यानी 100% आपको एक जीवनी के रूप में एक प्रश्न मिलेगा एग्जाम के अंदर। ये पैटर्न इसी तरीके से फॉलो करते हुए लोग आ रहे हैं, आज भी, इस बार भी प्रश्न आएगा, और ये हमेशा से ही जीवनी के रूप में प्रश्न आता रहा है। तो इसलिए कवि का जीवन परिचय कराना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी पाठ और उतना ही जरूरी होता है लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कवित्री का जीवन परिचय और लेखिका का जीवन परिचय। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कविता का सारांश, यानी कि इस कविता के भाव क्या है ना। तो भावार्थ में जानेंगे पंक्तियां कह क्या रही हैं, तो सारांश के माध्यम से जानेंगे कवि ने आखिर इन पंक्तियों में, है ना, अपने भाव किस तरीके से यहां पर व्यक्त किए हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं पंक्तियां। चलो भाई, आगे करेंगे प्रश्न और उत्तर, यानी एग्जाम के अंदर कौन कौन से वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो क्या करना है, फटाफट से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और हमारे साथ आप भी मेहनत करने के लिए लग जाओ। आपको बनाने का मिल रहा है यहां पर मौका, और कहते हैं ना, जब किसी को मौका मिले, है ना, तो उसे चूकना नहीं चाहिए। तो किस चीज का मौका मिल रहा है, नोट्स बनाने का मौका मिल रहा है। क्लियर है, ये नोट्स आपके जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप एग्जाम के समय में, जब पूरी पूरी किताब आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो ये नोट्स ये सहायक सिद्ध होते हैं, यानी कि बड़ी सहायता करते हैं एग्जाम टाइम में। इन नोट्स को पढ़कर आप अच्छे नंबर अर्जित करके ला सकते हो। क्लियर हो गया भाई। लिखने से क्या होता है, लिखने की अगर आदत डाल लो, ऐसी आदत बनाओ, कोई क्लास ले रहे हो, कोई आप वीडियो देख रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो, इस तरीके से पढ़ो कि भाई आपके हाथ में पेन होना चाहिए और एक कॉपी होना चाहिए। क्योंकि जो पढ़ा रहा है टीचर, कब कौन सी बात आपको समझ में आ जाए आप नहीं जानते, और अभी आपको समझ में आ रहा है, थोड़ी देर के बाद उसको भूल जाओ, क्योंकि दिमाग हमारा भुलक्कड़ किस्म का होता है। आज ज़रूरत है, आपको 2 दिन के बाद वो चीज़ याद आ रही है, तो फिर उसके, है ना, याद आने का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन अगर आपने उसे लिख लिया, लिखने के बाद 2 लोगों से वार्तालाप कर लिया, 2 बार उसको देख लिया, तो भाई वो हमेशा के लिए छप जाती हैं आपके मन मस्तिष्क पे, आपकी इंटरनल मेमोरी के अंदर सेव हो जाती हैं, और जब चाहे तब आप उनको, है ना, उन प्रश्नों के उत्तर आप, है ना, देख सकते हो, सुना सकते हो, अच्छे तरीके से उनको रीड कर सकते हो। क्लियर है। जो बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता, भाई लिखकर याद करा करो, जरूर याद होगा। लिखकर पढ़ा करो, लिखने की आदत डालो। लिखने से क्या होता है, लिखावट सुंदर होती है। लिखने से क्या होता है, स्पीड बनती है। बात स्पीड पे करें तो भाई स्पीड के अभाव में अक्सर बच्चे 2-3 क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो कि एग्जाम के टाइम पर आपका एक प्रश्न छूट जाता है, 2 प्रश्न छूट जाते हैं, तो आप बहुत ही बड़ी मुश्किल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो भाई बहुत लिखना पड़ता है। और अगर आपकी स्पीड नहीं हुई तो आपके कंपटीशन में, है ना, कंपटीशन कैसे पास आउट करोगे, बताइए मुझे आप। क्लियर है। तो लिखने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो भाई, फटाफट से एक पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और मेरी बातों को फॉलो कर जाओ। क्लियर हो गया। चलो भाई, शेयर कर दो इसको फटाफट, लोगों की बेनिफिट हो सके। और लोग भी हैं जो बोर्ड परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, क्लास उन तक पहुंचनी चाहिए। क्लियर है। चलो जी, कर देते हैं शुरुआत। जीवन परिचय से करेंगे शुरुआत। तो भाई हिंदी साहित्य की दोनों विधाओं में, कौन सी विधाएं, है ना, 2, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, भैया में अपना अप्रतिम अवदान करने वाले विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था।
राजनांदगांव में। क्लियर है। अब यहाँ से दो प्रश्न निकल कर आते हैं कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़, इनका जन्म का वर्ष यानी कि आपने जन्म का वर्ष याद रखना है और जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। ये आपको दो क्वेश्चन निकल के आ गए। निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है और वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर तथा निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 यानी कि 2 साल का समय था कार्यकाल तक अतिथि सलाहकार रहे। क्लियर है। एडवाइजर बोल सकते हो आप, गेस्ट एडवाइजर के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी और उनके अप्रतिम साहित्य योगदान के लिए उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? 1992 में मिला था। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला? तो 1992 में उनको मिला। दयावती मोदी कवि शिखर शिखर सम्मान ये कब मिला? ये 1997 को मिला। और तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं 1999 में, है ना। इनको इन पुरस्कारों से विभूषित किया गया, अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। क्लियर है। और कहते हैं कि भैया ये जो मान है, सम्मान है, ये पुरस्कार जो है ये एक रचनाकार की जमा पूंजी होती है। क्लियर। जो भी रचनाएं करते हैं और जिसकी वजह से इनको प्रसिद्धि मिलती है, फेमस होते हैं, उसी के आधार पर इनको पुरस्कार दिए जाते हैं। बात अब रचनाओं की कर लेते हैं। तो रचनाओं में भाई विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद। क्या है? लगभग जय हिंद। पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। ये कब? ये अब आपको क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ, कौन से सन में प्रकाशित हुआ? यानी कि 1971 1971 में ये प्रकाशित हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि कविता संग्रह की अगर बात करी जाए तो भाई वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, है ना। ये 1981 में सब कुछ होना बचा रहेगा 1992, अतिरिक्त नहीं 2001 में। अगर आप उपन्यासों की बात करोगे, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के तौर पर भी इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की थी। तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कहानी संग्रह की अगर बात करी जाए तो पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। क्लियर। तो ये पेड़ पर कमरा इनकी प्रसिद्ध एक कहानी है। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए महाविद्यालय विशेष तौर पर सराही गई। विशेष इनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह का इतालवी भाषा में अनुवाद, ये इनकी प्रमुख विशेषता रही। यानी कि बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हों, चाहे वो गद्य खंड से हो चाहे वो पद्य खंड से हो, किसी भी विधाओं में उन्होंने लिखा हो, उनकी विधाओं में लिखे हुए लेख हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कोई कविता हो, चाहे वो कोई आलोचनात्मक व्यंग्य हो, उनका किसी और भाषा में अनुवाद जो है, अनुवाद करके प्रकाशित करना, ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इनके उपन्यास जो हैं कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। क्लियर है। अनुवादित भाषाओं में। क्लियर हो गया। और ऐसे ही विदेशी लेखकों के बारे में कहा जाता है, विदेशी जो लेखक हैं, कवि हैं, और यही साहित्य की सबसे बड़ी इसको आप ख्याति बोल सकते हो कि एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान। यानी कि कोई जर्मन के किसी लेखक ने कोई बुक लिख दी, अब आपको जर्मन भाषा तो आती नहीं है, आपको तो हिंदी आती है, तो यहाँ के कवियों ने, यहाँ के लेखकों ने जर्मन लेख को, जर्मन कविता को या जर्मन कहानी को हिंदी के अनुवाद के जरिए हिंदी भाषी लोगों को पहुँचा दिया। ये अपने आप में तो वहाँ की संस्कृति पता चल गई, वहाँ की सभ्यता पता चल गई, वहाँ का रहन सहन पता चलेगा, वहाँ के विचारों से लोगों को एक दूसरे को कनेक्ट हो गए, अवगत करा दिया। इसी तरीके से यहाँ के। क्लियर हो गया। इतालवी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया। यानी कि नौकर की कमीज इनका जो एक उपन्यास था भाई, इस पर मणि कौल ने एक फिल्म का निर्माण किया था। क्लियर है। एक फिल्म भी उस पर बन चुकी है। काव्यगत विशेषताओं की बात करो तो विनोद कुमार शुक्ल ने 7वें-8वें दशक में अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी। क्लियर। और कुछ समय उनकी 1-2 कहानियां आई जिन्होंने अपनी विशिष्टताओं के कारण
लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। क्लियर हो गया। और अपनी रचनाओं में वे अत्यंत मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे। बात समझ में आ गई? यानी कि एक अनोखी और अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी इस खूबी की जड़ें संवेदना तथा अनुभूति में थीं और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खास होता है। हर कोई व्यक्ति जो होता है ना, वो स्पेशल होता है अपने आप को। हो सकता है आपका रंग थोड़ा सा डार्क हो सकता है आपके पास संसाधन ना हो सकता है, तो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसके बदले ऊपर वाले ने आपके अंदर कोई और अच्छी क्वालिटी डाल दी हो। तो अपने आप को समझो, अपने आप को मानो, प्राउड करो, ईश्वर का धन्यवाद करो कि उसने हमने इतनी बेशकीमती और अनमोल ज़िंदगी दी है। क्लियर? अपनी जो आपने जो स्ट्रांग पॉइंट होते हैं उस पर काम करो। अपनी वीकनेस को जो है ना, आगे मत लाने दो, उसको सुधार करने की कोशिश करो। क्लियर है? तो हर व्यक्ति खास होता है, तो वह इनकी भी खासियत थी, वह इनकी अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर इनकी कविता, इनकी कहानियों और इनके उपन्यासों में उजागर होती थी। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस विचार का होता है ना, और खासकर कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में जरूर कहा जाता है कि वो अपने लेख के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से उन विचारों को जरूर व्यक्त किया करते थे। इससे पता चलता है कि भैया वो है ना, कि उनके जो विचार हैं क्या हैं, किस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें उजागर होती हैं इनकी भावनाएं। और इनकी कविता मामूली बातचीत की मध्यम लय और लहजे में शुरू ही नहीं खत्म भी होती है, और इनके समूचे साहित्य में आम आदमी की दिनचर्या में सामान्य रूप से व्यवहृत तथा एक हद तक घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? आप समझ सकते हो कि जो इनकी कविता है बहुत ही सरल, बहुत सी मामूली माध्यम, बहुत ही लयबद्ध तरीके से शुरू होती है और इसी के साथ साथ एक लहजा होता है कविता का, और उस लहजे में बेटा एंड होती है। क्लियर है? पूरे साहित्य की अगर बात करी जाए तो पूरा जो दिनचर्या है हमारा, एक सामान्य जिस तरीके से एक व्यक्ति नॉर्मल जिंदगी जीता है और उन शब्दों का जो इस्तेमाल करता है दैनिक जीवन में, तो वही कहा गया है कि घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग किया गया। यानी कि बोलचाल की जो आम भाषा होती है उनका जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया गया है, यहाँ पर बताया गया है, ताकि आपको ये पता चले कि कितनी सरल और कितने सिंपल रूप में इनकी कविताएं जो हैं वो इन्होंने लिखी हैं। क्लियर? तो एक छोटा सा जीवन परिचय, अगर आप जीवन परिचय लिखना आए तो फटाफट से इसमें लिख दीजिएगा। क्लियर? अब चलते हैं किस पर? कविता के सारांश पर। तो टाइटल है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, नाम से ही विदित होता है, हर किसी परिवार के अंदर आपके भी छोटे नन्हे नन्हे भाई बहन होंगे, बेटे होंगे, है ना, बेटियां होंगी, होंगी नहीं होंगे, आपके हर किसी के घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं। तो ये कहानी उनको समर्पित है, ये कविता उनको समर्पित है। क्लियर? आइए समझते हैं। तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। क्लियर है? इसके जो रचनाकार हैं, क्लियर है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और अपने प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाए अपनी नन्ही बिटिया से, जो घर के भीतर बैठी हुई है, पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। यहाँ पर लोहे का जिक्र किया गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो आप और हम में से बहुत सारे बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई ममता, भाई माँ तुम प्यार करती है। पिता का जो प्यार होता है वो अद्भुत होता है ना। पिता उसे कभी कंधे पे बिठाता है, कभी अपने हाथ में झुलाता है, कभी आप को घुमाने लेके जाता है। तो पिता का भी प्यार माँ से कभी भी कम नहीं होता। ये और बात है कि हमें माँ का प्यार ज़्यादा देखने को मिलता है कि भैया माँ हमें ज़्यादा प्यार करती है, पापा हमें ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं ना। तो बहुत सारे बच्चों को कंधे पे बिठाया होगा। तो लेखक भी क्या है, इसका जो कहानीकार है वो भी अपने बेटे को कंधों पे बिठा रहा है और अपनी नन्ही बिटिया से, जो घर के भीतर बैठी हुई है, उससे पूछ रहा है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। और वह अनुमान करता है कि भाई उसकी नन्ही बिटिया
उसके प्रश्न का उत्तर अवश्य देगी। क्लियर है? जब वो बिटिया से प्रश्न करता है तो ऐसी आशा भी रखता है कि भाई बिटिया उसके प्रश्न का जवाब अवश्य देगी। क्लियर? वो बतलाएगी कि चिमटा, कलछुल, कड़ाही और जंजीर में लोहा है। क्लियर है? लोहे का तात्पर्य क्या है? सिंपल सी चीज़ है। आप जब गांव देहात में अगर आप देखने जाओगे, किचन वगैरह में आप देखोगे तो क्या होता है, क्या होता है भैया? कढ़ाई भी मिलेगी आपको, है ना, चिमटा भी मिलेगा आपको, तवा भी मिलेगा आपको। क्लियर है? करछुल, करछुली बोलते हैं कहीं कहीं, है ना, जंजीर, इन सब में क्या होता है? इन सब में लोहा ही तो होता है। तो वो ये भी कहेगी कि भाई दरवाजे के सांकल यानी कि जो कुंडी होती है उसके अंदर भी तो लोहा है, ऐसी वो उम्मीद रखता है। कब्जे से चटकनी जो होती है, दरवाजे में धंसे हुए पेंच, इसको स्क्रू बोलते हो, कि अंदर भी तो लोहा है। उक्त बातें वो पूछने पर तत्काल ही कहेगी। और उसे यह भी याद आएगा कि लकड़ी के 2 खंभों पर बंधा हुआ तार भी लोहे से निर्मित है। क्लियर है? जब वो पूछ रहा है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, तो लोहे से बनी हुई चीज़ों को जो जो बिटिया देखेगी और वो बता देगी कि भैया इसमें भी लोहा है, भाई करछुली में भी लोहा है, तवे में भी लोहा है, दरवाजे में जो कुंडी लगी है उसमें भी लोहा है, लोहे का दरवाज़ा भी है ना, ये जो पेचकसे हैं ये भी लोहा है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब जिस पर उसके बड़े भाई की गीली चड्डी है, वो ये कहना भी नहीं भूलेगी कि साइकिल और सेफ्टी पिन में भी तो लोहा है। क्लियर है? वो कहेगी भैया ये तार है जिस पर उसके छोटे भाई की चड्डी है ना, छोटे छोटे बच्चों की होते हैं ना, निक्कर टाइप में होते हैं, वो भी टंगी हुई है, तो भैया ये भी लोहा है। इससे कहने से भी नहीं हिचकिचाएगी। और साथ ही साथ साइकिल और सेफ्टी पिन है, भैया इसमें भी तो लोहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से कवि ने अपनी बिटिया से जो पूछा है, अब सारांश के माध्यम से पूछते हैं, देखते हैं कि आखिर ये पंक्तियां कह क्या रही। क्लियर? उस दुबले पतली किंतु चतुर बुद्धिमती नन्ही बिटिया को कवि शीघ्र बतला देना चाहता है कि इसके अतिरिक्त अन्य किन किन सामग्रियों में लोहा होता है। भाई इन सब चीज़ों में तो लोहा है ही। क्लियर? लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बुद्धिमान बेटी, चतुर नन्ही सी बिटिया को ही बतलाना चाहता है कि इसके अतिरिक्त किन किन चीज़ों में, किन किन सामग्रियों में लोहा है, जिससे कि उसे इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाए, उसकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाए। क्लियर? इसकी पूरी जानकारी कवि देना चाहता है और इसीलिए उसने बिटिया से ये प्रश्न किया। कवि उसे समझाना चाहता है कि फावड़ा, कुदाली, टंगिया, वसूला, खुरपी, बैलगाड़ी के चक्कों का पट्टा तथा बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर भी तो गोली में लोहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? भाई जो बिटिया को पता है उसकी समझ के अनुसार वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कभी बतलाने की कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के अंदर वो ये बतलाने की कोशिश करे कि भाई और किन किन चीज़ों में लोहा है। और कवि की पत्नी उसे विस्तार से बतलाएगी कि बाल्टी, कुएं में लगी लोहे की घिरनी, हसिया और चाकू में भी तो लोहा है। इसके अलावा कवि की पत्नी उसे डिटेल में बताएगी, क्योंकि माँ, बिटिया जो होती है, बेटी जो होती है, वो माँ से ज़्यादा अटैच होती है, तो माँ उसे विस्तार पूर्वक बताएगी। क्लियर है कि किन किन चीज़ों में लोहा है। और बिलाई के लोहे की खानों में जगह जगह लोहे की टीले हैं। और इस प्रकार कवि का विचार है कि वो समस्त परिवार के साथ मिलकर तथा सोच विचार कर लोहे की खोज करेगा कि आखिर किन किन चीज़ों में लोहा है, किन किन चीज़ों में लोहा व्याप्त है। संपूर्ण घटनाक्रम को इस तह तक जाकर वह पता लगा पाएगा कि भैया तह तक जाकर कि वो मेहनतकश आदमी लोहा है, मेहनतकश आदमी लोहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो कवि ये मानता है कि प्रत्येक दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत लोहा है, यानी कि लोहा किन किन चीज़ों में है। अब लोहा यानी कि आयरन, ये चीज़ें, लेकिन कभी इसको आधार बनाकर कभी आखिर बताना क्या चाहता है ना। सदियों से स्त्रियों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लेकिन स्त्री कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डट कर मुकाबला करती है। क्लियर? एक स्त्री
घर भी संभालती है और एक स्त्री घर के बाहर के भी काम करती है ना। तो स्त्री सुबह 5 बजे उठ जाती है और रात के 11 बजे तक जो है वो जिन जिन चीज़ों को करती जाती है, इतनी मेहनत करती है, तो स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो भी तो लोहे के समान है। कभी ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो लोहा कदम कदम पर और हर एक गृहस्थी में सर्वप्राप्त है, यानी कि लोहा हर घर में है, क्योंकि घर में माँ है, घर में बहन है, घर में हमारी चाचियाँ हैं, मामियाँ हैं, नानी है, दादी हैं। क्लियर। और स्त्री से ही घर की शोभा होती है। कहते नहीं है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। क्लियर है। तो जीती जागती मूर्त है, यानी कि स्त्री अपने आप में एक लोहा है। तो कभी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हर मेहनतकश व्यक्ति लोहा है, यानी कि जो मेहनत कर रहा है वो आयरन है, यानी कि लोहा है। तो मेहनत से कभी भी हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, मेहनत से हमें कभी भी पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं घबराना चाहिए। क्लियर है। और हर दबी कुचली सताई हुई तथा बोझ उठाने वाली औरत लोहा है। और कवि का कहना है कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। क्लियर है। स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री का आदर करना चाहिए, स्त्री के स्वाभिमान को कभी ललकारना नहीं चाहिए, स्त्री को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि जितनी मेहनत इंसान करता है, आदमी करता है, उससे कई ज़्यादा गुना मेहनत औरत करती है। तो औरत अपने आप में लोहा है। क्लियर है। स्त्री का सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ें, चलो अब देख लेते हैं भावार्थ के रूप में। तो भाई पहला पंक्तियां क्या कह रही हैं? प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो कवि कह रहा है कि भैया अपनी प्यारी बिटिया से पूछूंगा। बेटे को कंधे पे बिठाता है और बिटिया से पूछ रहा है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, करकुल, सिंगड़ी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, कीला, दरवाजे में फंसा हुआ कीला। और वो बोलेगी झटपट। क्लियर। बिटिया तुरंत यही बता देगी, दरवाजे में, खिड़की में, कुंडी में, है ना, रसोई के बर्तनों में, कढ़ाई में। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें शायद अटपटे लगे। क्लियर है। बहुत सारे लोग, लेकिन जब गांव में जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा चिमटा किसको कहते हैं, फूकनी किसको कहते हैं, है ना। चूल्हे पे जब आप रोटी बनती है आपने देखा भी होगा। क्लियर है। कुंडी सांकर बोलते हैं, सांकल। क्लियर है। कब्जा, जो गेट के, जिससे गेट मुड़ता है उसके बीच में स्टार्टिंग में जो लगता है। क्लियर है। तो भैया ये बोलेगी। तो आप व्याख्या करते हैं इन पंक्तियों को, क्या कहा जा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता से ली गई हैं और इसके रचनाकार हैं यशस्वी कवि विनोद कुमार शुक्ल। क्लियर है। इन पंक्तियों में उत्कृष्ट कल्पनाशीलता का दर्शन होता है, उत्कृष्ट कल्पनाशीलता का यहाँ पर दर्शन कवि के द्वारा किया गया और इसके साथ जीवन का यथार्थ भी है, यानी कि जीवन के मार्मिक सत्य को यहाँ पर दर्शाया गया। जिंदगी की एक सच्चाई यहाँ पर बयां की गई कवि के माध्यम से। कवि अपनी बिटिया से कुछ पूछना चाहता है और उसे पूर्ण विश्वास है कि वो इसका उत्तर अवश्य देगी। क्लियर है। तो कवि अपनी बिटिया से पूछता है कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। इतने सरल शब्दों में इन पंक्तियों को जब आप बोलोगे, इसके अर्थ भी समझने में भी आपको कठिनाई होगी। यही कवि की विशेषता है, यही कवि की विशेषता है। ठीक है भाई। तो लोहा कहाँ कहाँ पर है, यह से पूछूंगा अपनी बिटिया से, वो तत्काल उसका उत्तर देगी, तुरंत बताएगी वो। और वो क्या कहेगी ये भी पता है उसको, उत्तर क्या देगी बिटिया। तो भैया बिटिया कहेगी कि लोहा चिमटे में भी है। चिमटा किसका है? लोहे का है। भैया कलछुल, इसमें भी लोहा है। कढ़ाई लोहे की बनी है। इसके बाद तय संडूसी में है लोहा। और वो ये भी कहेगी कि लोहा दरवाजे की सांकल में भी है, यानी कि कुंडी में भी है, कब्जे में भी है, पेंच में भी है। और वो कवि के प्रश्न का उत्तर तत्काल दे देगी, तुरंत दे देगी। क्लियर है। कवि ने पूछा, उसका उत्तर उसको तुरंत मिल जाएगा। उपरोक्त कामयान से कवि के कहने का आशय है कि वो अपनी बिटिया को लोहे के महत्व के बारे में सिखलाना चाहता है, यानी कि उसे शिक्षा देना चाहता है ना, कि असली लोहा कहते किसको है। क्लियर है।
ये तो एक धातु है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन असली लोहा क्या है, वो इस लोहे के माध्यम से प्रश्न कर रहा है। तो बिटिया को तो भैया यही पता है इसमें लोहा है, लेकिन कभी उसको लोहे का जो इसको आधार बनाकर कभी उसको कुछ और ही बतलाना चाहता है, यानी कि ज़िंदगी का सार बताना चाहता है। क्लियर है? उसका वास्ता ज़िंदगी के यथार्थ से कराना चाहता है, क्योंकि भाई उसकी दृष्टि में लोहा मानव जीवन की एक अमूल्य निधि। कवि की दृष्टि में मानव जीवन की एक अमूल्य निधि को बोला गया है लोहा, और वो उसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित है कि आखिर लोहा कहते किसको। आओ अगली पंक्तियां। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। क्लियर है? तो भाई विनोद कुमार शुक्ल जी की एक बेहतरीन रचना। इन पंक्तियों में कवि लोहे की खोज सपरिवार करना चाहता है, यानी कि बिटिया से पूछ रहा है, पत्नी भी उसकी मदद कर रही है बताने में। क्लियर है? तो सपरिवार बैठा है, यहाँ पे बच्चा भी है, बेटा भी सुन रहा है। क्लियर? तो सपरिवार इसकी खोज करना चाहते हैं, और कवि का कथन है कि लोहा की खोज वो एक साथ मिलकर धीरे धीरे करेगा, जिसमें बिटिया, ताकि बिटिया को एक सीख मिल सके, बिटिया को एक जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराया जा सके, जिंदगी के यथार्थ से उसको वाकिफ कराया जा सके, और घर के सभी सदस्यों के साथ वो ये कार्य करेगा। इन पंक्तियों में लोहा खोजने हेतु तो उसकी उत्कंठा स्पष्ट झलकती है कि आखिर लोहा कहाँ कहाँ है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां। हर वो औरत दबी सताई, ईच एंड एवरी वुमेन, हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा। क्लियर? तो विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि भैया इन पंक्तियों में मेहनत कश दबी दबाई बोझा ढोने वाली औरत के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है तथा उसके सुंदर भविष्य की कामना की है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यानी कि इन पंक्तियों के अंदर कवि मेहनत कश, कवि और जो लोग मेहनती होते हैं इनके बारे में, दबी हुई, सताई हुई, दबाई हुई, है ना, बोझा ढोने वाली औरत के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके सुंदर भविष्य की यहाँ कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बिटिया भी तो फीमेल है, वो भी तो एक औरत, आगे चल के औरत बनेगी। तो ये औरत के जो वास्तविक जीवन है उससे रूबरू करना चाहते हैं कि औरत लोहा है, क्योंकि इसको सदियों से दबाया गया है, सदियों से डराया गया है, सदियों से धमकाया गया है, लेकिन इसके बाद भी आज औरत जिस मुकाम पे है, देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाने में जो है कई सारे वर्षों लग गए। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक लोग जो हैं, संगठन के कह सकते हो, व्यक्तिगत रूप से कह सकते हो, लोगों ने बड़ी मेहनत करी है इनको अधिकार दिलाने में, जिसमें बाबा साहब का भी बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिन्होंने नारी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया, नारी की जो पावर है ना, उसको उन्होंने बहुत सारे कानून संविधान में हमारे हैं जिसके माध्यम से आज लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं। लेकिन पहले स्थिति ऐसी नहीं हुआ करती थी, घूंघट में रहा करते थे, लड़कियों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी। क्लियर? और जब ये आज़ादी मिली तो आज हर क्षेत्र में जो है लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ रही। क्लियर हो गया? तो उन दबी सताई लड़कियों के प्रति जो है कवि की गहरी संवेदना है और उनके उज्जवल भविष्य की यहाँ पर कामना की गई। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि प्रत्येक वो औरत जो दबी तथा बोझा उठाने वाली है, अर्थात परिश्रमी है, जो मेहनत कर रही है, कम से कम मेहनत तो कर रही है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम से अपने घर का पेट भर रहा है, बच्चों का पेट भर रहा है, दुनिया में उससे बड़ा कोई काम नहीं होता, ये ध्यान में रखना। तो जो लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, है ना, कठिन कार्यों में लगी हुई हैं जो औरतें, वो सब लोहा हैं कवि की नज़र में। बात समझ में आ गई? ये आयरन, ये कुंडी, ये दरवाजे, ये खिड़कियाँ, ये कढ़ाई, ये सब तो लोहा ही है, लेकिन असली लोहा क्या है? असली लोहे की पहचान कराना चाहता है कवि अपनी बेटी को। ये जो मेहनती हैं,
ये जो कार्य करने में ये जो महिलाओं को जो योगदान है, ये असली लोहा तो ये है। बिटिया का बाप प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पे बिठाकर ये कल्पना कर रहा है कि कुछ दिनों के बाद उससे भी अधिक ऊंचा और लंबा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थोड़े दिन, अभी तो मेरे कंधे पे बैठा है, लेकिन थोड़े दिन बाद ये मुझसे भी ऊंचा हो जाएगा। क्लियर? और भाई बिटिया के लिए प्यारा दूल्हा मिल जाएगा। क्लियर है? तो कवि का कहने का आशय है कि हर एक औरत जो दबी कुचली और बोझा उठाने वाली है, कठिन परिश्रमी मेहनत करने वाली है, वह लोहे के समान कठोर हो जाती है, उपयोगी तथा सबको प्रिय होती है। कविता में बिटिया का पिता कल्पना कर रहा है कि कुछ दिनों बाद उसका नन्हा बेटा बड़ा हो जाएगा, उससे अधिक ऊंचा और लंबा हो जाएगा, और वो नन्हा बेटा अपने पिता से भी अधिक ऊंचे पद पर होगा। क्लियर? हर जो पिता होता है, उस पिता को अपने बेटे पे फक्र होता है, और उस पिता की खुशी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब पिता जो उसका बेटा जो होता है वो पिता से भी ऊंचे पद पर आसीन होता है। क्लियर है? पिता से भी अच्छे कार्य करके दिखाता है। तो एक पिता का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसकी प्यारी बिटिया भी सियानी हो जाएगी तथा उसके लिए योग्य तथा सुंदर दूल्हा मिल जाएगा, और वह मधुर कल्पना में निमग्न है। कल्पनाओं के सागर में गोते लगा रहा है कभी कि बिटिया भी थोड़ी दिनों बाद बड़ी हो जाएगी, कोई सुंदर सा वर देखकर इसकी शादी कर दी जाएगी, इसके लिए कोई सुंदर सा है ना दूल्हा मिल जाएगा, अपने घर चली जाएगी। क्लियर है? बेटा भी बड़ा हो जाएगा, अपने से ऊंचे पद पर आसीन हो जाएगा। इस तरीके से अब चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसमें? तो भैया बिटिया से क्या सवाल किया है कवि ने? बिटिया से क्या सवाल किया है? तो बिटिया से उसके पिता द्वारा सवाल किया गया है कि बतलाओ आसपास लोहा कहाँ है। तो एक पिता अपनी बेटी से पूछ रहा है कि बताओ आसपास लोहा कहाँ है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न चलते हैं। तो बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? उत्तर में क्या लिखेंगे? बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचान पाती है। उसके आसपास चिमटा है, करछुल है, अंगीठी है, सड़ासी है, दरवाजे की सांकल है, कब्जे उसमें लगे हुए हैं। क्लियर है? कीलें लगी हुई हैं, और जिनमें वह लोहे की पहचान कर लेती है। यही तो लोहा है। अब किसी को बोलो भाई लोहा बताओ कहाँ कहाँ है, तो ये लोहे से बनी हुई चीज़ों पर तो ध्यान जाएगा, लेकिन असली कहानी कुछ और है। कभी इसको माध्यम बनाकर कुछ और बताना चाहता है, कुछ और सिखलाना चाहता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, कवि लोहे की पहचान किस रूप में करते हैं और यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है? कवि लोहे की पहचान किस रूप में करता है और यही पहचान जो है उसकी पत्नी किस रूप में कराती है? तो कवि लोहे की पहचान अपने आसपास की वस्तुओं के माध्यम से कराते हैं। उसके आसपास क्या है? उसके आसपास फावड़ा है, कुदाली है, टंगिया है, वसूला है, खुरपी है, बैलगाड़ी के पहिए है ना, पे चढ़ा जो पट्टा है, बैलों के गले में बंधी घंटी के अंदर भी जो घंटी होती है। जब बैल चलते हैं तो क्या होता है? हिलते हैं, डुलते हैं, तो उसके अंदर एक घंटी होती है। क्या ना, घंटी के अंदर एक गोली सी होती है, और वो टन 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 की आवाज़ आती है, कट कट, तब पता चल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा गांव देहात में अंदर जानवरों के गले में वो बांध के रखा जाता है। क्लियर? ये सारी वस्तुएं किसकी हैं? लोहे की होती हैं, और जिनके द्वारा वो लोहे की पहचान कराते हैं, है ना। है यही पहचान उनकी पत्नी अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से कराती है, और वो अपने आसपास उपलब्ध बाल्टी, कुएं की घिरनी, छाते की जो डंडी है, उसके पुर्जे, हसिया और चाकू के माध्यम से लोहे की पहचान कराती है। पत्नी और ज़्यादा, पत्नी क्या जाहिर से मतलब किचन में रहती हैं, है ना, घर का सामान करती हैं, जो इकट्ठा करती हैं, और उससे जो जैसे मुझे चाकू से सब्जी काटती हैं, तो चाकू भी लोहे का हो गया। कुएं से अगर कोई पानी निकाल रहा है तो भाई जाहिर सी बात है बाल्टी भी हो गया। तो और ज़्यादा लोहे की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? अब बात आ रही है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो पाठ में वर्णित भिलाई बलाडिला ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और ये स्थान लोहे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई बलाडिला लोहे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, और इस आधार पे कह सकते हैं कि लोहा एक धातु है जो अपनी मजबूती, बहुउपयोगिता और सर्वव्यापकता के लिए
प्रसिद्ध है। आज की डेट में अगर बात करी जाए तो लोहे का गेट सभी लगाते हैं। क्लियर है? क्योंकि मजबूत होता है। क्लियर है? हमारे घर को चोरी होने से बचाता है, तो बहुत ही उपयोगी है। बहुत सर्वव्यापकता है इसकी, लोहा हर जगह मौजूद पाया जाता है। क्लियर है? और ये हमारी जिंदगी और संबंधों में घुल मिल गया है। ये हम मनुष्यों का आधार है, इसीलिए इसकी खोज की जा रही है। और एक अन्य अर्थ किसका क्या निकलता है कि लोहा प्रतीक के रूप में जो कर्म का प्रतीक है। लोहा, एक तो लोहा धातु है। या जो भी चौखट देख रहे हो, जो भी आप खिड़की देख रहे हो, है ना, जो भी चीज आप आसपास देख रहे हो जिस धातु की बनी है, ये तो लोहा है। लेकिन उसका दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है इसका भैया कर्म का प्रतीक। कहते नहीं, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। तो भाई कर्म करो, मेहनत करो। क्लियर है? पसीना बहाओ और अपने आप को लोहा बना लो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा हुई है, ये बताना। तो भाई प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में इस घटना से उस घटना तक उक्ति प्रयोग में 2 बार किया गया है। तो पिता अपनी नन्ही बिटिया से पूछ रहा है कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। पुनः वह उसे लोहा के विषय में जानकारी देता है और उसकी माँ भी उसे समझाती है। फिर वह सपरिवार लोहे को ढूंढने का विचार करता है। अतः बेटी को सिखलाने से लेकर ढूंढने का अंतराल इस घटना से उस घटना तक, बेटी को सिखाने से और लोहा ढूंढने तक का अंतराल, ये घटना से उस घटना तक। और ये सब वह कल्पना के संसार में कर रहा है, कल्पना के सागर में गोते लगा रहा है। ये सब किस कल्पना में कर रहा है। क्लियर है? और पुनः जब उसकी बिटिया बड़ी हो जाती है, अब कल्पनाओं में अभी बिटिया थी, अब वो बड़ी हो जाती है। तो भाई जब वो बिटिया बड़ी हो जाती है तो वह उसके विवाह के विषय में उसके लिए एक प्यारा सा दूल्हे के लिए सोचता है। अब जाहिर सी बात है भाई, बच्चे का पिता है, एक बच्ची का पिता है, और कहते नहीं कि लड़कियां जो हैं वो जल्दी बड़ी हो जाती हैं। एक पिता को सबसे ज़्यादा जो ख्याल रहता है वो ये रहता है, और जो डर रहता है कि भैया पता नहीं बिटिया के लिए कैसा वर मिलेगा, कैसा दूल्हा मिलेगा, है ना। पिता एक बच्ची का अच्छी तरीके से लालन पालन, पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से करता है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा डर रहता है कि पता नहीं उसके लिए कैसा दूल्हा मिलेगा, पता नहीं उसके जो जिससे उसका विवाह होगा कि भाई उस घर में उसे कैसे रखा जाएगा। क्लियर है? ये सब एक पिता सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। एक पल में नन्ही सी बिटिया है, उसको समझा रहा है, क्लियर, उसको ज्ञान का बोध करा रहा है। और अचानक से बड़ी होकर जब बिटिया का विवाह तक का जो सफ़र है ना, वो एकदम से यहाँ पर पुनः इस घटना से उस घटना तक, यानी कि अभी समझाने से लेकर और विवाह तक की, तो इस घटना से उस घटना तक का यहाँ जिक्र हुआ है। दोबारा उक्ति को पुनरोक्ति कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अर्थ स्पष्ट करना है कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। जो आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है ना, अपने आप को पकाता है, तपाता है, मेहनत करता है, मेहनती होता है, वो लोहा होता है। ठीक उसी प्रकार भैया हर वो औरत जो दबाई गई, सताई गई है ना, बोझा उठाने वाली लोहा है। क्लियर? तो हर व्यक्ति जो मेहनतकश है वो लोहा है। वैसे हर एक औरत जो दबी है तथा सताई हुई है वो लोहा है। उपरोक्त पंक्तियों की विशेषताएं यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो श्रम साध्य करता है, यानी कि मेहनत करता है, पसीना बहाता है, क्लियर, कठोर परिश्रम जिसके जीवन का लक्ष्य है, वह लोहे के समान शक्तिशाली तथा ऊर्जावान होता है। वो व्यक्ति लोहे के समान शक्तिशाली होता है। उसी प्रकार बोझ उठाने वाली दमन तथा शोषण की शिकार महिला भी लोहे के समान शक्ति तथा ऊर्जा से संपन्न होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है ना भाई। महिलाओं को सदियों से दबाया गया, महिलाओं को सदियों से सताया गया है ना। भोग विलासिता का केवल एक माध्यम मानते हैं, किसको? महिला को। लेकिन महिला पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। तो स्त्री का सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला,
प्रश्न है, कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है और बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इसकी पहचान करते हैं, ये आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं? तो क्या लिखना है उत्तर, प्रस्तुत कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास से की गई है, अर्थात अपने आसपास बिखरी वस्तुओं में लोहे की पड़ताल की गई है और पहचान की परिधि में जो वस्तुएं आई वो 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लड़की द्वारा पहचान की गई वस्तुएं पारिवारिक उपयोग की हैं, जैसे कि चिमटा हो गया, कलछुल हो गया, और कवि द्वारा जिन वस्तुओं का चयन किया गया है उसका व्यवहार अधिकतर पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा उनका उपयोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में किया जाता है, जैसे कि फावड़ा, कुदाली आदि। अब कवि की जो पत्नी है उन वस्तुओं की ओर संकेत किया है कि जिसका व्यवहार प्राय महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 3 लोग, बिटिया, कवि और कवि उसकी पत्नी, तीनों अपने अपने बुद्धि और अपने अपने विवेक से अपने आसपास चीज़ों को देखकर क्या कर रहे हैं, उसकी पहचान कर रहे हैं। क्लियर है? तथा जिसे वे घर से बाहर धनोपार्जन अथवा पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु करती हैं, जैसे पानी की बाल्टी, हंसिया, चाकू आदि, ये उनकी पत्नी पहचान करा रही हैं। और इस प्रकार कवि उनकी पत्नी तथा बिटिया द्वारा 3 अलग अलग रूपों में लोहे की पहचान की, और ये तीनों रूप पारिवारिक हैं, क्षेत्रीय हैं तथा राष्ट्रीय मूल्यों तथा आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीनों ही व्यक्ति अपनी जगह सही, क्योंकि सब लोग मिलकर लोहे की खोज कर रहे हैं। क्लियर है? साथ ही मेहनतकश पुरुषों तथा दबी सताई मेहनती महिलाओं के प्रयासों को भी निरूपित किया गया है। इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है वो क्या है कि भैया महिलाओं को शक्ति का रूप बताया गया, महिलाओं को आयरन लेडी कहकर यहाँ संबोधित किया गया है। तो जो दबी कुचली मेहनतकश जो महिलाएं हैं, मेहनत करती हैं, पसीना बहाती हैं, क्लियर हो गया, ये भी किसी लोहे से कम नहीं है, यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या आशय है? तो लोहा कठोर धातु है, सबको पता है, और ये शक्ति का प्रतीक भी है, और इससे निर्मित असंख्य सामग्रियां मनुष्य के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। आप और हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज की डेट में जिससे लोहे का वास्ता ना पड़ा। क्लियर? हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें जो लोहे से बनी हुई हैं। लोहा राष्ट्र की जीवन धारा बन चुकी है। जी, धरती के गर्भ में दबे लोहे को अनेक यातनाएं सहनी होती हैं, बाहर आकर भी उसे कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कवि मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत के जीवन में लोहे के संघर्ष में जीवन की झलक पाता है, उसे एक अपूर्व साम्य का बोध होता है। लोहे के समान मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत का जीवन भी कठोर और संघर्षमय है। लोहे के समान ही वे कठोर श्रम तथा संघर्षमय जीवन द्वारा सृजन तथा निर्माण का कार्य कर रहे हैं तथा विविध रूपों में ढाल रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ये कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है और ये संसार वाह निरपेक्ष नहीं है, इसमें दृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास सम्मिलित है। इस कथन की यहाँ पर पुष्टि कर कैसे करेंगे? तो कविता एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही, इसमें उस परिवार के सदस्यों के जीवन के यथार्थ यहाँ पर चित्रित किया गया। परिवार का मुखिया बिटिया का पिता लोहे के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने बेटी से पूछ रहा है कि उसके आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। तो लड़की प्रत्युत्तर में अपने बाल सुलभ भोलेपन के बीच, अब बच्चे में जितनी समझ होगी उसी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या कर रहा है, वो बिटिया चिमटा कलछुल आसपास की जो उसको जो दिखाई देता है उसका नाम लेती है और पुनः वह उसे सिखलाते हुए स्वयं फावड़ा कुदाली आदि वस्तुओं के नाम भी बताता है, कुछ बतलाता है। उन वस्तुओं में भी लोहा है। और माँ जो होती है, यानी कि कवि की जो माँ होती है, बिटिया की जो माँ होती है, कवि की पत्नी, वो माँ भी अपनी बिटिया को अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी जानकारी देती है और कुछ अन्य वस्तुओं के विषय में उसे समझाती है जिसमें लोहा होता है। इस प्रकार एक कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है। तीनों ही लोग अलग अलग से लोग जो हैं वो लोहे की परिभाषा जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोहे को ढूंढने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, किंतु ये वहीं तक सीमित नहीं, लोहा वहीं तक सीमित नहीं है। यह आत्मीय संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं है, बाहरी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। बाह्य संसार की घटनाओं का इस पर पूरा प्रभाव लोहे की खोज के माध्यम से कवि ने जीवन मूल्यों के यथार्थ को रेखांकित किया है कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
इसमें दृष्टि, संवेदना, जिजीविषा, आत्मविश्वास का अपूर्व संगम है और संसार में संघर्षरत पुरुषों तथा महिलाओं की संवेदना यहाँ मूर्त होती। यहाँ बताया गया है कि महिलाएं किस तरीके से संघर्ष करती हैं, लड़ती हैं, फाइट करते हैं। जिजीविषा एक आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति भी युक्त ढंग से हुई है और लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है, ठोस होकर भी है हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ है और प्रभावित है। बात अगले प्रश्न की करेंगे। बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों? इस कविता में बिटिया को उसके पिता लोहे के विषय में सिखलाते हैं। वे उसकी बुद्धि का परीक्षण लेते हैं कि आखिर इसको कितना पता है, क्या जानती है इसके बारे में। उससे पूछते हैं कि उसके आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। नन्ही बिटिया आत्मविश्वास के साथ उसके प्रश्न का उत्तर सहज भाव से देती है जितना उसे पता होता है। पुनः माँ से उससे वही प्रश्न पूछते हुए लोहे के विषय में समझाती है तथा कुछ अन्य जानकारी भी देती है और इस प्रसंग में पिता उसे सिखलाते हैं जबकि माँ उसे इस विषय में समझाती है, क्योंकि बेटी माँ के ज़्यादा करीब होती है और दोनों की भूमिका में स्पष्ट अंतर है। इसका कारण ये है कि ये प्राय देखा जाता है कि पिता द्वारा अपने बच्चों को सिखलाया जाता है और किसी कार्य को करने की सीख दी जाती है, अभ्यास कराया जाता है, और माँ द्वारा उसे स्नेह भाव से किसी कार्य के लिए समझाया जाता है। यही फर्क होता है एक पिता के प्यार में और एक माँ के प्यार में। क्लियर? चलिए, इन प्रश्नों के साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक हमें दो इजाजत और आप बने रहो डाउटनट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।